नमस्कार। पिछले अध्ययन में प्रभाववाद पर बात कर रहे थे और प्रभाववाद के जो अग्रणी चित्रकार थे एडवर्ड माने और क्लाउड मोनेट, इस पर अपन ने चर्चा की। जैसा अपन ने पहले भी देखा कि प्रभाववाद एक ऐसा महत्वपूर्ण वाद था जिसने आधुनिक चित्रकला की पृष्ठभूमि का काम किया। ये ऐसा वाद था जिसमें विषय का महत्व कम हुआ और कलात्मक सौंदर्य का महत्व उभर कर आया। इससे पहले के वादों में, जैसे कि अपन ने चर्चा की, विषयगत महत्व ज़्यादा दिया जाता था और यहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य, प्रकाश या वातावरण और कलात्मक सौंदर्य को विशेष महत्व दिया गया। और उसके जो दो लीडिंग आर्टिस्ट थे, मोने और माने, इस पर अपन ने चर्चा की। इसके अलावा प्रभाववाद के अन्य चित्रकार भी हैं, जैसे पिसारो, सिसली, रेनवार, देगा। ये सारे चित्रकार हैं जिन्होंने प्रभाववाद के साथ रहकर काम किया। और न केवल प्रभाववाद में, बाद में जैसे नव प्रभाववाद भी आया। सोरा है, सोरा ने बिंदुवाद की एक शैली चलाई, तो उसमें भी कुछ लोगों ने मिल के काम किया। तो ये एक ऐसा समय था जिसमें चित्रकार पुरातन परंपराओं को अलग रखकर एक नवीन शैली, जिसमें प्राकृतिक चित्रण और प्रकाश के सुंदर वातावरण का चित्रण किया करते थे, प्राकृतिक सौंदर्य के साथ में। माने और मोने के बारे में अपन ने पूर्व में विस्तृत चर्चा की थी। वैसे तो रेनवार है, देगा है, ये भी महत्वपूर्ण चित्रकार है, लेकिन इसके बारे में भी आप पुस्तक से देख सकते हैं। अपन आज बात कर लेते हैं पिसारो और सिसली पर। ये दो ऐसे चित्रकार थे जिन्होंने माने और मोने के बाद में प्रभाववाद के साथ रहकर काम किया, मोने के साथ रहकर भी काम किया। दोनों ने ये जब पेरिस के अंदर शिक्षा अध्ययन कर रहे थे तो मोने भी इनके संपर्क में आए थे और इन्होंने मोने के साथ रहकर भी प्राकृतिक चित्रणकार कार्य किया। तो इस दृष्टि से ये कुछ थोड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसके बारे में अपन हल्की चर्चा कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि इनका भी प्रभाववाद को क्या महत्वपूर्ण योगदान रहा। कामियो पिसारो, इसका पूरा नाम था कामियो पिसारो, और 1831 में इसका जन्म हुआ। और जन्म डेनिस, जो वेस्ट इंडीज़ की राजधानी है, राजधानी में सेंट टॉमस एक जगह है, वहाँ पर उनका हुआ था। और इन्होंने अपना आरंभिक कला अध्ययन जो था वो पेरिस में रहकर किया। हालांकि इनके जो पिताजी थे वो भी व्यापारी थे और आरंभ काल में इनको पेरिस चित्र अध्ययन के लिए भेज दिया था। और वहाँ पेरिस के अंदर इन्होंने एक जो चित्रशाला थी स्विस, पहले तो काफ़ी चित्रशालाओं में इन्होंने अपना अध्ययन किया, लेकिन अंत में उन्होंने जो स्विस चित्रशाला थी उसमें रहकर वो अध्ययन करने लगे। और उस स्विस चित्रशाला में अध्ययन करने का सबसे बड़ा फ़ायदा इनको ये हुआ कि वहाँ उनका मोने से परिचय हो गया। मोने उस वक्त बहुत प्रतिष्ठित चित्रकार थे और प्रभाववाद के अग्रणी चित्रकारों में उनका प्रतिष्ठा थी। लोग उनका बहुत सम्मान और इज्जत किया करते थे। तो उनसे उनका परिचय हुआ और वो पिसारो उनके साथ में जाकर प्राकृतिक स्थानों पर जाकर प्राकृतिक चित्रण बनाया करते थे। और विषय के रूप में दोनों को ही ग्रामीण परिदृश्य बहुत पसंद था। देहात के दृश्य चित्रण में बनाते थे, जिसमें जैसे कि अब आप शहर से अगर ग्रामीण परिवेश में जाओगे तो वहाँ प्राकृतिक दृश्य के साथ में खेत खलियान, वहाँ पर कार्य करते हुए बहुत सारी
व्यक्ति, तो उन्होंने न केवल प्राकृतिक दृश्य को बल्कि उसमें कार्यरत जो पात्र थे, व्यक्ति थे, मानवाकृति थी, उनको भी उन्होंने उतने ही महत्व के साथ में चित्रित किया। और चूँकि मोने उस वक्त बहुत प्रतिभा संपन्न चित्रकार थे, तो उसका फायदा पिसारो को भी मिला और उन्होंने अपनी कला को और आगे बढ़ाया। प्रभाववाद की तरफ उनका रुझान बढ़ा, उसमें रुचि बढ़ी और वे अपनी कला को और आगे ले गए और धीरे धीरे कला उनकी परिपक्व होती चलेगी। और 1859 में उन्होंने 1859 में राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी के लिए भी अपने चित्रों को उन्होंने भेजा और उस कला प्रदर्शनी में वो चित्र स्वीकृत भी हुए। तो राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में उनके चित्रों को स्वीकृत होने का अर्थ ये हुआ कि कला के क्षेत्र में एक वो प्रतिष्ठित कलाकार के रूप में समझे जाने लगे, जाने लगे। और वहाँ रहकर, पेरिस में रहकर उन्होंने काफ़ी कार्य किया, जो प्राकृतिक चित्रण को लेकर, प्रभाववादी कला शैली को लेकर उन्होंने काफ़ी काम किया। लेकिन इस दौरान 1870 में जर्मनी का जो आक्रमण हुआ, उसकी वजह से वहाँ स्थिति काफ़ी असुरक्षा की वैसी हो गई थी, तो उनको वो जगह छोड़कर लंदन जाना पड़ा। और इस उहापू में बहुत सारा उनका जो कार्य किया हुआ था वो वहीं रह गया, पेरिस में ही रह गया। फिर वे लंदन चले गए और वहाँ जाकर जो दो ब्रिटिश आर्टिस्ट के बारे में बार बार नाम आता है, कांस्टेबल और टर्नर, ये दोनों प्राकृतिक चित्रकार के रूप में बहुत विख्यात थे। प्रभाववादियों की तो एक शैली अपनी अलग थी, लेकिन वो प्राकृतिक चित्रण के अंदर बहुत सिद्धहस्त थे और बहुत ही बेहतरीन लैंडस्केप किया करते थे। तो यहाँ आकर ये कांस्टेबल और टर्नर के साथ के अंदर पिसारो रहकर काम करने लगे, उनके साथ रह के काम करने लगे, तो उनका प्रभाव भी उनके चित्रों में आने लगा और प्रकृति के दृश्य में वो और बेहतरीन ढंग से कार्य करने लगे। न केवल पिसारो और कांस्टेबल के पेंटिंगों का उन्होंने अध्ययन किया, उनके चित्र भी उनको बहुत पसंद आए। और विशेष तौर पर वो कहा करते थे कि जो कांस्टेबल और टर्नर जो चित्र बनाते हैं, उन चित्रों के अंदर जो डार्क बैकग्राउंड है, उसके अंदर वो चाहते थे कि इनमें भी एक कलात्मक और रंगों की खूबसूरती बनी रहे। इस पक्ष को लेकर भी उन्होंने, इनके कांस्टेबल और टर्नर के इस पक्ष को भी उन्होंने उजागर किया। बाद में ये वापस पांतवान जो उनकी जहाँ ये लैंडस्केपिंग किया करते थे, पास में जाकर जो कस्बा टाउन टाइप था, वहाँ आकर उन्होंने अपना स्थायी निवास बना लिया और वे वहाँ रहने लगे। 1873 में इनका सेजान से परिचय हुआ। सेजान के बारे में आप लोग जानते होंगे। सेजान, वान गोग, पाल गोगी, ये नव प्रभाववादी चित्रकार के रूप में प्रतिष्ठित हुए और आधुनिक कला के अंदर जो आगे जाकर नए इज्म की शुरुआत हुई, वो इन तीनों ने उनके उत्पत्ति में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। कभी नव प्रभाववाद पढ़ेंगे जब इनके बारे में अच्छे से विस्तार से बात करेंगे, तो इनका परिचय, उनमें से एक सेजा के साथ उनका परिचय हुआ। और सेजा के साथ परिचय होने से वो उसमें कलात्मक चर्चा भी करते थे और सेजा भी इनसे बहुत प्रभावित था। वो सेजा ने भी आरंभिक दौर के अंदर प्रभाववाद की पेंटिंग बनाई और फिर सोरा के साथ रह के उन्होंने बिंदुवाद पे भी थोड़ा बहुत काम किया। और उसका मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि सेजा जैसा प्रतिष्ठित कलाकार भी अपने स्वयं को पिसारो का शिष्य मानता था और उन्होंने एक पेंटिंग जो बनाई, उस पेंटिंग में हस्ताक्षर की जगह लिखा भी कि पिसारो का शिष्य, यानी पिसारो उस समय इतने प्रतिष्ठित थे या सेजा की पिसारो के प्रति इतनी श्रद्धा का भाव था, वो उसको उतना मान देते थे कि वो अपने आप को उनका शिष्य कहने में भी गौरवान्वित महसूस करते थे। तो
बाद के समय में न केवल सेजा, इनका पाल गोगी, वान गोग से भी इनका परिचय हुआ और इन्होंने वान गोग और पाल गोगी को कला के संबंध में उनको निर्देश भी प्रदान करते थे। बेसिकली जो पिसारो थे वे बहुत सॉफ्ट हार्टेड थे और बहुत समझदार चित्रकार के रूप में इनकी पहचान थी। हर बात को इतनी अनुकूलता से, इतनी शालीनता से और इतने मिठास के साथ बताते थे, यानी कि हारमोनी बहुत अच्छी मेंटेन करते थे। उस वजह से वान गोग जैसा चित्रकार, जो अपने आप में एक क्रांतिकारी चित्रकार माना जाता था, वो भी इनके साथ स्नेह के साथ रहा करता था। तो इन्होंने वान गोग, पाल गोगी और सेजान जैसे चित्रकारों का भी निर्देशन किया। तो कहने का तात्पर्य है कि पिसारो ने भी प्रभाववादी कला के अंदर अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया और कुछ समय तक ये सोरा के साथ भी रहे। सोरा के साथ रहे तो आपको सोरा के बारे में जब नव प्रभाववाद पढ़ाएंगे तब विस्तार से बताएंगे। सोरा एक ऐसा चित्रकार था जिसने प्रभाववाद के अंदर बिंदुवाद का आरंभ किया और इस आकृतियों को स्पष्टता देने लगा। बिंदुवाद से वो आकृतियों को एक सपाट, हालांकि उसमें विश्लेषणात्मक संभावनाएं नहीं थी, लेकिन आकृतियों को वो थोड़ी स्पष्टता से, इससे पहले जैसे प्रभाववाद के अंदर आकृतियाँ को इतना महत्व नहीं दिया जाता था, प्रकाशीय वातावरण और प्रकाश की किरणों को और इनको ज़्यादा महत्व दिया जाता था, लेकिन सोरा ने बिंदुवाद के द्वारा आकृतियों को थोड़ा सा स्पष्ट करना शुरू कर दिया था। तो पिसारो भी सोरा के संपर्क में आए और सोरा के साथ मिलकर उन्होंने 3-4 साल तक बिंदुवादी पेंटिंग भी बनाई, लेकिन बाद में उनको उसमें कोई संतुष्टि विशेष हुई नहीं और उनका कहना था कि भाई ये जो बिंदुवादी जो चित्र बनाते हैं, प्रभाववादी जो चित्र बनाते हैं, इसमें इतनी भावात्मक जो अभिव्यक्ति है वो हो नहीं पाती और उनकी रुचि के अनुकूल भी नहीं था, क्योंकि वो प्राकृतिक चित्रण को ज़्यादा महत्व देते थे। तो 3-4 साल काम करने के बाद में उनको उसमें जो सोरा की पद्धति थी उसमें उनको कोई ज़्यादा रुचि अच्छी लगी नहीं और उन्होंने उन पेंटिंगों को नष्ट भी कर दिया और वापस प्रभाववाद में आकर काम करने लगे। तो पिसारो की जो अपनी एक पद्धति थी, उन्होंने न केवल प्राकृतिक सौंदर्य को, प्राकृतिक चित्रण को, आकाशीय प्रकाशीय वातावरण को और सूर्य की किरणों को तो चित्रण में अपने स्थान दिया ही, जैसे आम प्रभाववादी देते ही हैं, उसके साथ में उन्होंने ग्रामीण दृश्य को भी, नदी को, किनारों को, ग्रामीण व्यक्तियों को और झोंपड़ियों को, मकान को, इनको भी इन्होंने अपने प्रमुखता से महत्व देने लगे और उसका चित्रांकन में उसका भी महत्व स्थापित करने लगे। उनकी भी एक जो भूमिका थी चित्र में, उसको वो स्थापित करने लगे। तो न केवल प्राकृतिक सौंदर्य, अपितु न केवल प्रकाशीय वातावरण और प्रभाववादी जो सौंदर्य था, कलात्मक सौंदर्य था, उसके अतिरिक्त प्राकृतिक सौंदर्य की मधुरता को भी उन्होंने अपने चित्रों में कायम रखा और एक स्वच्छंद शैली जिसको कहते हैं कि एक तो होती है उत्सृंखल, एक होता है स्वच्छंद। स्वच्छंद में उत्सृंखल में थोड़ा फर्क है। स्वच्छंद वो है जिसमें थोड़ी सी उत्साह हो, जिज्ञासा हो और एनर्जी लेवल थोड़ा ज़्यादा हो, उत्साह के साथ जो काम करे और पुरातन नियमों में इतना एकदम रूढ़ नहीं है, कुछ नव जो अन्वेषण है उनको भी वो स्वीकार करे, ये तो होगी स्वच्छंद शैली। उत्सृंखल शैली वो है कि जो अपने मन में आए वो करे, अब वो प्रकृति सौंदर्य नियमों के अनुसार हो या नहीं हो, तो वो जो कार्य होता है वो उत्सृंखल होता है। पिसारो ने एक स्वच्छंद शैली को जन्म दिया, एक स्वच्छंद शैली उन्होंने अपनाई और साथ में जो कलर की प्योरनेस है, जो प्योरिटी ऑफ कलर है, उसको उन्होंने पूरा महत्व दिया। तो अपने जीवन काल में पिसारो लंबे समय तक कार्य करते रहे और प्रभाववादी परंपरा को आगे बढ़ाते रहे। इनके जो चित्रों के मुख्य विषय हुआ करते थे वो
ग्रामीण दृश्य हुआ करते थे, उनके साथ मानवाकृतियों का पूरा महत्व हुआ करता था। और चूँकि ये ज़्यादा इधर उधर घूमे नहीं, तो आसपास के गांवों के जो चित्र थे जहाँ ये रहते थे, यानी कि जैसे ये पांतवाज एक जगह थी जहाँ उन्होंने अपना मूल स्थायी निवास बनाया, वहाँ के उसके आसपास के जो गांव थे उनके चित्रण ये किया करते थे। और इनके जो प्रसिद्ध चित्र थे उसमें एक तो पेरिस, रुआं, ला आव्र तथा दिए, ये प्रसिद्ध चित्र थे जिनकी काफ़ी प्रतिष्ठा कला क्षेत्र में समझी जाती है। तो ये बात करें अगर प्रभावाद के अंदर एक बेहतरीन कलाकार के बारे में, तो पिसारो एक ऐसा कलाकार था जो बहुत ही सरल, सौम्य और समझदार, कम बोलने वाला और निरंतर कार्य करने वाला, हर एक व्यक्ति के साथ में एक सामंजस्य बिठा के, सौहार्द बिठा के नई चीज़ को सीखने वाला। कोई उस जैसे मोने के साथ रहा तो उन्होंने मोने के साथ रहकर तल्लीनता से उनकी कार्यशैली को सीखा। जब लंदन गया तो वहाँ कांस्टेबल और टर्नर के चित्रों को देखकर उनकी चित्रों के साथ उन्होंने कला अध्ययन किया। तो ये जो उनकी सीखने की शैली थी, उन्होंने इसको बहुत ही एक प्रसिद्ध और प्रासंगिक चित्रकार बना दिया प्रभावाद के क्षेत्र में। अगर ये प्रसिद्ध चित्रकार नहीं होते तो पाल सेजा जैसा चित्रकार अगर हस्ताक्षर के रूप में ये लिखे कि पिसारो का शिष्य, पाल सेजा तो एक ऐसा शख्सियत है, ऐसा चित्रकार है जिसे आधुनिक कला का जनक कहा जाता है। अब ये मानिए कि जब जनक ये कह रहा है कि पिसारो का शिष्य, तो पिसारो भी निश्चित रूप से एक बहुत महत्वपूर्ण प्रभाववादी शैली का एक चित्रकार था, जिसके बारे में आज अपन ने चर्चा की। अगली चर्चा में अपन सिसली के बारे में बात करेंगे, प्रभाववाद के बारे में, और उसके बाद में फिर एक नया इज़्म लेंगे। रेनवार, देगा, इनके बारे में थोड़ा बहुत आपको पुस्तकों में मिल जाएगा। तो 4 महत्वपूर्ण चित्रकार हो जाएंगे, मोने हो गया, मानेट हो गया, पिसारो हो गया और सिसली के बारे में अगली बार चर्चा करेंगे। फिर एक नया इज़्म के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।